दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच गई है। जनसंख्या वृद्धि हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के भंडार पर स्थायी असर डालेगी। यह आने वाली पीढ़ी के अधिकारों और उनकी प्रगति की संभावनाओं को भी सीमित करेगी। हालांकि संतुलित मानव आबादी के लक्ष्य से जुड़ी जागरूकता पैदा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी प्रकृति को संरक्षित करने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इंडिया टुडे ग्रुप के साथ मोबियस फाउंडेशन का यह अभियान विराम एजेंडा सस्टेनेबिलिटी सही दिशा में उठाया गया एक ऐसा कदम है। यह अभियान जनसंख्या को संतुलित और स्थिर करने की दिशा में प्रभावी उपाय करने के लिए समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अभियान के लॉन्चिंग प्रोग्राम का उद्देश्य जनसंख्या संतुलन के लिए संभावित उपायों पर जागरूकता पैदा करना और चर्चा शुरू करना था। कार्यक्रम में पर्यावरणविदों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और गैर सरकारी संगठनों के नुमाइंदों ने शिरकत की। पूनम मैम, शुरुआत आपसे। जनसंख्या, आप जैसे विद्वान लोग जो पॉपुलेशन पर काम करते हैं, जनसंख्या पर काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनसंख्या विस्फोट मत कहिए आप। लेकिन क्या आपको लगता है आज जब आप ये चर्चा कर रही हैं तो 8 अरब की आबादी का एक हिस्सा है, क्या आपको लगता है कि हम 21st सेंचुरी 21वीं शताब्दी में हैं और अगले साल सिर्फ कुछ महीनों बाद हम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश होंगे? आप इसे कैसे देखती हैं मैम? विस्फोट की थ्योरी जो मैल्थुस वगैरह ने शुरू करी थी 1 सदी पहले, वो उन्होंने कहा था कि लोग इतने हो जाएंगे, भूखमरी होगी, लोग फैमिन होंगे, लोगों के लिए खाना नहीं होगा। तो ये विस्फोट उस संदर्भ में विस्फोट की बात करी गई थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा, जब लोग आप खुद सोचिए, आपके घर में या किसी के भी घर में एक बच्चा आता है, 5 आते हैं, 3 आती हैं, हम उसको क्या विस्फोट की नज़र से देख सकते हैं? हर बच्चा कीमती है। तो फिर आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात क्यों करती हैं मैम? मैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की बात करती हूँ, और मैं इसलिए करती हूँ, मैं आपको बताऊँ। इट इज़ नॉट टू डू विद एजुकेशन, ना ही महिला की शक्ति है जो वो अपनी एक्सरसाइज कर सके। उसके पास शक्ति है, पर शक्ति को निचोड़ के, दबा के, उसको फ्रीडम नहीं है वो डिसाइड करे उसकी कब शादी होगी, कितना पढ़ना चाहती है। तो इसलिए मुझे लगता है, और मैं डेटा से और हर तरह से प्रूव कर सकती हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू एम्पावर, एक महिला को एम्पावर करना, is through her reproductive rights and family planning for her mind। जितने बच्चे वो चाहती है वो करे। एक नंबर 2, इंडिया में आप हैरान होंगे सब लोग, 15 मिलियन अबॉर्शंस हर साल होती हैं। और ये कारण ये नहीं है कि टीनेज प्रेगनेंसी, कारण ये है अबॉर्शन के अनवांटेड फर्टिलिटी को विमेन, बिकॉज उनकी एजेंसी नहीं है, एक्सेस नहीं है टू फैमिली प्लानिंग, तो वो जाती हैं अबॉर्शन कराने। एंड 90% गलियों में जाती है जहाँ पे अनसेफ अबॉर्शन होता है। और 8% विमेन आज भी who go through abortion, they die, their mortality is so high। So हमें फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन सबसे पहले इसलिए करनी चाहिए कि कोई भी बच्चा अनवांटेड ना हो। इकोनॉमिस्ट ने कैलकुलेशंस करी हैं आज, अगर महिला आगे बढ़ेगी, शिक्षित होगी, एम्पावर्ड होगी, तो देश आगे बढ़ेगा, इकोनॉमिक गेन होगा देश को और वर्ल्ड को। प्राकृतिक संसाधन और पॉपुलेशन, क्या हम आम भाषा में, हमारे जैसे आम लोग जो एक्सपर्ट नहीं हैं, वो तो यही समझते हैं कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो संसाधनों का दोहन या उनका इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे। आप ऐसा मानते हैं सर, या हमारी ये सोच ठीक नहीं? मुझे लगता है कि इसके सारे नुआंसेस को समझना ज़रूरी है। पहली बात तो यह है विषमता, शिक्षा और स्वास्थ्य की फैसिलिटी, जिसके वजह से जो बेसिक डिटर्मिनेंट्स हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के सक्सेस के लिए, उसमें इतनी विषमता है।
और इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि अगले 2-3 दशकों में माइग्रेशन का एक बहुत प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ का डिवाइड बहुत शार्पली निकल रहा है। दक्षिण के राज्यों में हम देख रहे हैं कि सारे राज्यों में ये पॉपुलेशन से TFR टोटल फर्टिलिटी रेट या प्रजनन दर जो है 2.1 से कम है और काफ़ी कम है, लेकिन उत्तरी राज्यों में ऐसा नहीं है। और जब लेबर फोर्स का मोबिलिटी होगा तो निश्चित रूप से नॉर्थ साउथ का एक द्वंद्व अभी नज़र आ रहा है। मैंने केरला में कुछ सर्वे किए, तमिलनाडु में किए हैं। ये माइग्रेशन का इशू एक निश्चित रूप से सवाल है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन जो बुनियादी सवाल ये है कि हम आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का इस्तेमाल करें, और आबादी हमारी जो बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी, भले ही हमारा ओवरऑल प्रजनन दर जो है 2.0 है, उसके बावजूद भी प्रिडिक्शन तो ये है कम से कम 2060 तक हमारी आबादी बढ़ेगी। पहले प्रिडिक्शन ये था कि 2068 में 1.75 बिलियन होगा। ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्शन। अभी उन्होंने रिवाइज किया है, रिवाइज करके उन्होंने कहा है कि नहीं, शायद पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन 2060-61 में हो जाएगा और 1.7 बिलियन पे ही हो जाएगा, 75 नहीं होगा। मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा ओवर एस्टिमेटेड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई हवा नहीं है। हम संसाधनों का सही इस्तेमाल करें ताकि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए, उसके लिए हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी पड़ेगी, और निश्चित रूप से ये करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमने ये मेथोडोलॉजी देखा है, जो UN ने जो प्रोजेक्ट किया है कि अगले साल भारतवर्ष चाइना के आगे चला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस मॉडल में बुनियादी फ्लॉज हैं। हमारी जो डेथ रेट है वो ओवर एस्टिमेट किया गया है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस मॉडल में जो फीड किया गया है वो काफ़ी कम है। रियलिटी को अगर आप देखें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुई है, हमारे टोटल फर्टिलिटी रेट इतना शार्पली डिक्लाइन किया है, इसको उस मॉडल में नहीं डाला गया है। और 1-2-3 स्टडीज़ मैं रेफर कर सकता हूँ, CDS ने भी किया है, हमारा यूनिवर्सिटी में भी किया है। मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 साल के अंदर इंडिया चाइना को एक्सीड करने वाले, कि हमारे पॉपुलेशन फ्रंट पे हमारा प्रोग्रेस काफ़ी सराहनीय है। डॉक्टर राम, हम आपसे प्रश्न तो पूछना चाहते थे, लेकिन आप एक ऐसी जगह से आ रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ चर्चा कर आ रहे हैं, उन्हें सुनकर आ रहे हैं कि हम चाहेंगे कि पहले तो आप COP27 में हुआ क्या, पॉपुलेशन को लेकर जो खबरें हमने दिखाई, क्या वही हुआ या अंदर की बात कुछ और? मुझे निराशा थोड़ा सा हुई, क्योंकि मैं चाहता था पॉपुलेशन और ख़ास तौर से उस पर कोई एक अलग पिछले सत्र में बताया गया कि बैंकॉक पटाया में एक अंतर्राष्ट्रीय 15 नवंबर को था, क्योंकि हमने जो 800 करोड़ की संख्या पार की थी उसी दिन, बड़ा महत्वपूर्ण था। तो वहाँ एक पैरेलल चल रहा था, तो उसका अलग महत्व है। लेकिन इसमें कोई भी किसी ने ये बात नहीं की कि जो बढ़ती आबादी है, चाहे भले हमने पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन या जिसको हम ये कहते हैं कि हमने 2.1 का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो प्राप्त कर लिया हो, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है दुनिया की। और शायद जो है ये है कि 2050 और 2060 के आसपास भारत की भी और दुनिया की भी वो घटने के स्तर पे आए, और इस शताब्दी के अंत तक लगभग 10 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। भारत की ये है कि अभी कल का जो ये एक एस्टीमेट है, UN का जो इनका मीटर है, वो कहता है कि भारत की आबादी 141 करोड़ कल पहुंच गई थी, और 2060 तक सभी ने बताया कि हम लोग जो है 160 करोड़ तक पहुंचेंगे। लेकिन इसके बाद घटना शुरू होंगे और हम 140 करोड़ इस सदी 2100 में पहुंच जाएंगे। तो एक क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी या कंजम्पशन और प्रोडक्शन, ये सब आबादी से जुड़े हुए हैं, बढ़ती आबादी से। इसको जितने इंटरनेशनल नेगोशिएशंस होते हैं, एक लीगल फ्रेमवर्क मिलता है, एक ताकत मिलती है। ये दुर्भाग्य है कि इस विश्व मंच पर ये आवाज़ नहीं सुनने को मिली। ये वाकई दुर्भाग्य है। क्यों नहीं सुनने को मिली? बगैर इतने शक्तिशाली राष्ट्र वहाँ पर पहुँचते हैं तो
हम डॉक्टर राम इस बारे में आपसे और बात ज़रूर करेंगे। प्रेम परिवर्तन जी, आप पेड़ लगा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आपसे जुड़ गए हैं और वो अब पेड़ लगा रहे हैं। तो ये जनसंख्या के लिए हमारा पर्यावरण हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है? पेड़ पौधे, फूल पौधे, पक्षी, कबूतर, चिड़िया, कितना कितना ज़रूरी है? जब आप प्रकृति के साथ काम करते हैं ना, तो आपको एक चीज़ समझ आती है कि आप कुछ भी नहीं हैं, ठीक है। आप जंगल में खड़े होकर शहरों को देखिए, जंगल में खड़े होकर पहाड़ों की चोटियों से आप गांव को देखिए, नदियों को देखिए, नीचे ज़मीन को देखिए, तो आपको समझ आता है आपकी स्पीसीज़ की औकात क्या है। पॉपुलेशन की बात हो रही है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खुल गए, स्टडीज़ हो रही हैं, पीएचडीज़ हो रही हैं, डेटा की बात हो रही है, परसेंटेजेस की बात हो रही है, एल्गोरिदम्स की बात हो रही है। जो हमारी समझ है, हम वो समझ है जो हमारे पीपल महाराज जी की समझ है, वो ये है कि देखो हमारी शेल्फ लाइफ केवल 70 से 80 साल की। अब इसमें हम कुछ तो करेंगे, तो अपनी जनसंख्या ही गिनने में टाइम पास कर लेते हैं। प्रकृति की सरकार है सर, पेड़ों की सरकार है, वो डिसाइड करेगी कौन सी स्पीसी यहाँ सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी। ये ज़्यादा फिलॉसफी की बात नहीं है, ये बहुत सिंपल विजडम है सर। हम भेजे गए हैं यहाँ पे कि हम अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस पे काम करें। हेल्थ और हैप्पीनेस में आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आपको हाईवेज भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हम कहीं वी आर मिसिंग द पॉइंट। वी आर टू मच ऑब्सेस्ड विद आवरसेल्व्स। और हम जो असली, जो हमारा, जो प्रकृति, जो परमात्मा है, क्लोरोफिल इज गॉड। एक चीज़ समझ लीजिए, वो दीवारों के पीछे नहीं घूमता परमात्मा, वो क्लोरोफिल इज गॉड। क्लोरोफिल के कारण ग्रीनरी है, क्लोरोफिल के कारण आपका फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के कारण ऑक्सीजन है सर, और ऑक्सीजन के कारण हम आज बैठ के आप वार्तालाप कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। पूनम मैम, हम यही सवाल जो हमारे पास था हम पूछना चाहते थे। सीधे सीधे जो कंक्रीट जंगल्स में हम लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, आपको लगता है कि क्या वही क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा कारण है या कुछ और? 10% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें इंडिया में भी अमीर लोग हैं, दे कंज्यूम 50% ऑफ द रिसोर्सेस। और नॉट ओनली दैट, जो कार्बन फुटप्रिंट है और बाकी डैमेज जो एनवायरनमेंट का हुआ है, ये उन लोग द्वारा हुआ है जो कंजम्पशन, हाई कंजम्पशन, अमीर। और मैं सिर्फ विदेशों की बात नहीं कर रही, इसमें इंडिया भी शामिल है, पर इंडिया की जो 95% आबादी है इसमें शामिल नहीं है। अगेन एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ आवर प्लानिंग। हमने सिटी प्लानिंग किया ही नहीं है। और दूसरा, सिटीजन्स, जब तक सिटीजन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, नॉट जस्ट द रिच सिटीजन्स बट सिटीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंडिया में, गांव में जो लोग रह रहे हैं और ये शहर में जो लोग रह रहे हैं, कि हम अब जो कॉन्क्रीट सिटी बननी थी बन गई। ऐसी स्थिति ना आए जैसे चाइना में आए, ओवर कंस्ट्रक्शन कर लिया, अब वो तोड़ रहे हैं। एक्चुअली मुझे तो लगता है चाहे पॉपुलेशन का मुद्दा हो चाहे एनवायरनमेंट का मुद्दा, हमने चाइना से सीखना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना। अगर हम लोगों के पास जाएंगे और उनको समझाएंगे, सिर्फ उससे नहीं होगा। आप जो हैं मीडिया वाले, देयर इज़ अ ट्रिमेंडस जिम्मेदारी आप पे आती है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी भी समय है, विराम लग सकता है गलत नीतियाँ और बैड प्लानिंग एंड नो प्लानिंग। इस समय विराम हमें लगाना है गलत सोच का, और सही सोच हमारे दृष्टि में है, हम लोग को करना है और हमें मिल के करना है। देयर आर मेनी अदर एरियाज जहाँ हमने देखा मीडिया ने कितनी सोच बदली है लोगों की। तो इसलिए हम कम्युनिटीज़ के साथ थ्रू मीडिया, थ्रू कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज हम इतना काम कर सकते हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं।
एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे पैनलिस्ट सभी का धन्यवाद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। We largely had discussions, of course, about sustainable development, about population, Zakir. But we'd like to ask you also, what is your experience with this issue and what do you believe, to your basic general knowledge, of how do we change this narrative around population and how do we educate people out there? मुझे ऐसा लगता है कि झूठ पकड़ में आता है जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो जैसे कि इंडिया में अगर कोई बोले कि उसको क्लस्ट्रोफोबिया है तो मुझे पता चल जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि अपने इतनी भीड़ है कि अलाउड ही नहीं है किसी को क्लस्ट्रोफोबिया फील हो बेचारे को, वो तो ट्रेन में जा ही नहीं पाएगा कभी। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे रीजनल स्पेसिफिक हैं, मुझे दो चीज़ें जो लगती हैं, जो मेरा सैम्पल साइज़, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आप बहुत ट्रैवल करते हो, बहुत लोगों से मिलते हो, और मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि मैं बहुत यंग एज से सितार बजाता था मैं, और मैं अपने दादा उस्ताद मोहद्दीन खां साहब के साथ बहुत घूमा हूँ, फिरा हूँ, मैंने जगहें देखी हैं। शायद ही कोई शहर इस देश का ऐसा कोई ज़िला होगा जहाँ नहीं गया हुआ हूँ मैं। तो जो बात मुझे समझ में आई है पॉपुलेशन को लेकर कि एजुकेशन और गरीबी, मेरे ख्याल से इन दो चीज़ों का बड़ा कोरिलेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ में सबसे ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है कि गरीबी का इसलिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब आप ह्यूमन रिसोर्स को एज हेल्पिंग हैंड जब देखने लग जाते हैं तब आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके आल हो, आपके बच्चे हों, क्योंकि क्या है कि वो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये बड़े होके शायद हमारे घर की माली हालत ठीक करेंगे। अनदर थिंग इज पॉवर्टी एक चीज़ है, और दूसरा एजुकेशन, कि जब आपको मालूमात ही नहीं है कि बेहतर ज़िंदगी क्या हो सकती है, कम बच्चों में कैसे रहा जा सकता है, एक ख़ानदानी रीत भी चली आ रही है आपकी, आपके दादा लोग 7 भाई थे, आपके पापा लोग 9 भाई हैं, तो आप 4 बच्चे करके क्या करोगे। तो आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क यू जाकिर कि आपके एक्सपीरियंस से क्या स्टीरियोटाइप्स है विच ऑल्सो प्रोपोगेट द मेल चाइल्ड मोर, क्योंकि जेंडर रेशियो इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम हियर इन द कंट्री। आई थिंक स्टीरियोटाइप तो वही है, जैसे कि बड़ी सारी कहावतें हैं हमारे यहाँ पे, और वो इसलिए भी था कि वंश आगे बढ़ेगा, बाप का नाम तो बेटा ही आगे बढ़ाता है, इस तरह की बातें जो मेरे ख्याल से अब इस दौर में जैसे जैसे हम जब छोटे थे तब जिस तरह से हम देख रहे थे उसका मूवमेंट तो हुआ है, देयर इज सर्टन ग्रोथ टू इट, कि जिनके जैसे कि हमारे कुछ दोस्त हैं जिनकी एक एक बेटियाँ ही हैं और दे आर फाइन विद इट। पहले वो लोग फाइन नहीं थे, आसपास के लोगों को भी थोड़ी सी शर्मिंदगी होने लगी अब ये बात बोलने में, पर पहले जैसे एक कहावत है वो सब बेटों के बारे में है ना, क्योंकि मैं राजस्थान की पृष्ठभूमि से आता हूँ, मेरे 4 फादर जो हैं वो सीकर के एक ज़िले से आते हैं, तो बड़ी कहावत है उस पहले कि पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। बिल्कुल ठीक। कि पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, कि अगर आपका बेटा जो है वो ख़राब है तो आप क्यों सेविंग कर रहे हो, अगर आपका बेटा अच्छा निकलेगा तो फिर आप क्यों सेविंग कर रहे हो। ठीक है, इस तरह की बातें तो आपको लगता है कि बेटा ये जो सेविंग बचाएगा बर्बाद करेगा, बेसिकली अंकल को चिल करना है। ठीक है दोनों सिनारियों में नहीं कमाना है, कुछ भी सेविंग नहीं करनी, क्योंकि बेटा है वो देखेगा ही। तो एक तो वो था मेरे ख्याल से कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसका थोड़ा बहुत, ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि वॉर प्रोन, बहुत सारे वॉर हमने देखे और पूरा दुनिया ही वॉर प्रोन था। ठीक है, एक टाइम पे तो एक वो है कि आदमी लड़ने को लगता है, तो इसलिए भी जितने ज़्यादा आदमी उतना बढ़ गया मेरे ख्याल से। वो अब धीरे धीरे क्योंकि रिलेटिवली हम पीस टाइम्स में चल रहे हैं तो थोड़ा सा बेहतर हो रहा है मेरे ख्याल से। विराम। एजेंडा सस्टेनेबिलिटी एक संतुलित मानव आबादी को प्राप्त करने के लिए 1 साल के लंबे मिशन की शुरुआत है।